करेंगे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखा क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है। देशांतर रेखा से हमें क्या पता चलता है और अक्षांश रेखा से हमें क्या पता चलता है। कितनी होती है अक्षांश रेखाएं और क्या होता है अक्षांश वृत्त। इसमें कहाँ कमी आती है अक्षांश में और कहाँ देशांतर में कमी आती है। क्या चीज़ की कमी आती है, क्या इसके दूरी की कमी आती है, क्या चीज़ की, ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। ज़्यादा हमें बात नहीं, ज़्यादा हमें अपने काम पे फोकस देना है। समझिए क्या है। देखो, जो बीचों अर्थ है, अर्थ के अगर जो बीचों बीच लाइन होती है ना, उसे हम कहते हैं 0 डिग्री जो होती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। मान लीजिए कैसे, देखिए ये हमारा अर्थ है, अपने माइंड से लगाइए कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ के जो बीचों बीच जो लाइन काटती है, यानी कि एक होता है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध बहुत अच्छे से समझना। ये क्या करी है, जो 0 डिग्री अक्षांश है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश ये दोनों को, पृथ्वी को आधे आध भाग में ये बांट देती है। जो अक्षांश है 0 डिग्री से लेके ये ऊपर का साइड 90 डिग्री का ये बन जाता है। 90 डिग्री क्या चीज़, इसको हम 90 डिग्री कह सकते हैं। यानी अक्षांश जो है, अक्षांश वृत्त पूरा बना देती है। अक्षांश वृत्त यानी 90 का, देखो इस तरीके से, इसे हम कहते हैं अक्षांश वृत्त। इसे क्या कहते हैं, अक्षांश वृत्त। इसे भी हम अक्षांश वृत्त ही कहते हैं, क्योंकि ये होता है उत्तरी गोलार्ध और ये होता है दक्षिणी गोलार्ध, इसलिए हम इसे अक्षांश वृत्त कहते हैं। अक्षांश वृत्त हम कहते हैं। अब इनमें क्या होता है कि अक्षांश वृत्त में कमी आती है। जितने ये उत्तर के साइड में जाएगा कमी आएगी और जितने ये दक्षिण के साइड में आएगा इसमें कमी आएगी। अब कमी क्या है ये भी बताऊंगी। कमी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक गोले को आप बनाइए और इसको बीचों बीच से आप काट दिए और जब इसको ऊपर से थोड़ा और काटेंगे ना, तो इस लाइन और इस लाइन में देखना थोड़ी कमी आएगी। यानी ये लाइन थोड़ा बड़ा होगा और ये छोटा हो जाएगा और ऊपर जाके इसको और कमी, इसमें ऊपर जाने के बाद इसमें कमी आती है। अक्षांश के वृत्त में कमी आने लगती है। अब अक्षांश की जो लाइनिंग है पूरा, ये 0 डिग्री मतलब अक्षांश होता है, लेकिन अक्षांश की पूरा टोटल जो लाइन होती है ऊपर 90 होता है और नीचे भी 90 होता है। तो 90 देखिए कितना होता है, 90 मतलब 90 और यहाँ भी 90, तो 90 कितना हो गया पूरा मिला के 180, जो मतलब 180 हो गया। लेकिन ये 0 डिग्री अक्षांश को भी अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 181। 181 हो गया कंप्लीट। तो 0 डिग्री अक्षांश की पूरा लाइनिंग टोटल कितनी होती है, तो 181 होती है। कितनी होती है, 181 होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही आपसे अगर पूछता है कि अक्षांश वृत्त कितना होता है, अक्षांश वृत्त अगर पूछता है आपसे, तो आप कहोगे कि देखो ये अक्षांश वृत्त है। जितने अभी अक्षांश सिर्फ 0 डिग्री अक्षांश, लेकिन इसके जो वृत्त हैं जो बने हुए हैं, जो आधी आध पे खींची गई है, जैसे एक बॉल ले लीजिए और बॉल को काटते जाइए ऊपर 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 ऊपर, मतलब गोले टाइप में काटते जाइए तो ऊपर बहुत कम बच जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। देखो अब इसे ही हम क्या कहते हैं, अक्षांश वृत्त। अक्षांश वृत्त हमारा टोटल हो जाता है 179, 179 हो जाता है। ये क्या है 179, ये अक्षांश वृत्त है। समझ में आ रहा है क्या है, अक्षांश वृत्त है, अक्षांश वृत्त। अब इस अक्षांश वृत्त में कमी आने लगती है अगर वो उत्तर के साइड जाता है तब, अगर नीचे के साइड वो आता है तब। अब मान लीजिए कि हमने इसको लिख दिया कि
मतलब इसको हम इतना कम क्यों लिखे? अगर हम जोड़ने लगे तो 181 हो रहा है, तो इसको हम क्यों जोड़ते हैं, मतलब इसको कम क्यों जोड़ते हैं? हम 2 इसमें कमी कर देते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ऊपर की साइड, उत्तर के साइड में, मतलब नॉर्थ पोल में इस जो बिंदु है, इस बिंदु को हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, और ना तो हम दक्षिण के इस बिंदु को काउंट करते हैं। हम इन दोनों बिंदुओं को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि इससे हमारा अक्षांश वृत्त नहीं बन पाता है। ये तो सिर्फ बिंदु है, एक छोटा सा बिंदु है। अब मान लीजिए कि कोई गोले को अगर आप काटते गए, मतलब पूरे को अगर आप काटने लगे, स्टार्ट कर दिए काटना, धीरे धीरे जैसे भी काटे, और यहाँ पे एक बिंदु आ जाए, क्या आप बिंदु को भी काटोगे? ये बिंदु बच गया, तो यानी इसका हम काउंट नहीं करते हैं, इसका कोई उतना हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये आपने अक्षांश देखा, अक्षांश कितने हैं? 181। अक्षांश वृत्त कितने हैं? 179। समझ में? अक्षांश वृत्त की दूरी दोनों, अब देखिए अक्षांश वृत्त की जो दूरी होती है ये बराबर होती है, इनकी जो दूरियां होती है ना ये बराबर होती है, लेकिन ये ध्रुवों पर आके बढ़ जाती है। ये बढ़ने का मतलब क्या है? ये अक्षांश की ध्रुवों पे बढ़ने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जमीनें जो हैं थोड़ा धंसी हुई हैं, और धंसने की वजह से यहाँ पे हम यहाँ लाइनिंग खींच नहीं पाए, इसलिए यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं कि ये थोड़ी सी ये धंसी हुई है। क्या है? ये धंसी हुई है। अब यहाँ पे आपको बता दूं आपसे कि ये अक्षांश और अक्षांश वृत्त की जो दूरी होती है, दूरी, ये हमने इस दूरी को नापा था, हमने बताया था कि अक्षांश वृत्त की दूरी बराबर होती है। यह अक्षांश वृत्त की जो दूरी होती है ना ये बराबर होती है, लेकिन इसके ध्रुवों पे बढ़ जाती है। जैसे इस तरीके से मैं बना दी हूँ यहाँ पे कि इसके ध्रुवों पे इसकी दूरी बढ़ जाती है, लेकिन इन दोनों का ये बराबर होता है। अक्षांश वृत्त क्या होता है? अक्षांश वृत्त की दूरी बराबर होती है। ठीक है। अक्षांश के बीच की दूरी अगर पूछता है, इसके बीच की दूरी पूछता है, वो पूछ रहा था कि दो अक्षांश के बीच की दूरी क्या बढ़ती है या घटती है? तो नहीं, ये बढ़ती नहीं है, घटती नहीं है, ये बढ़ती नहीं है। अक्षांश का जो दूरी है ना, ये दूरी, इनकी दूरी बढ़ती नहीं है, ना तो ये घटती है, इनकी बराबर रहती है। जैसे इसको नाप के देखो, इसको नाप के देखो, इसको नाप के देखो, ये ना तो घटती है ना तो बढ़ती है। मान लीजिए मैंने पृथ्वी बनाया है, अब इसको नाप के देखिए, ना तो ये बढ़ती है ना घटती है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछेगा कि इनकी दूरी कितनी है, मतलब अक्षांश वृत्त की दूरी कितनी है, अक्षांश वृत्त की दूरी कितनी है, तो आप बताओगे कितनी, इसकी दूरी कितनी है? आप बताना कि 111 किलोमीटर है। 111 किलोमीटर इसकी दूरी है। 111 किलोमीटर मतलब दो अक्षांश वृत्त की दूरी 11 किलोमीटर है। ये सब एक जगह बराबर आएगा। क्या होगा? एक जगह। यहाँ भी अगर 11 किलोमीटर है तो यहाँ भी हो जाएगा, यानी कि इनकी जो दूरियाँ होती हैं ये बराबर होता है। ये या उत्तरी गोलार्ध के विषय में हम बात करें या फिर हम दक्षिणी गोलार्ध के विषय में बात करें। जब भी हम कहेंगे यहाँ अगर 90 डिग्री है तो यहाँ भी उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में दोनों जगह पे 90 डिग्री होगा, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 90 डिग्री ही होगा। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को आप लोगों ने अक्षांश के बारे में समझ में आ रहा है कि नहीं? जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं, तो ये पश्चिम से लेके, कैसे, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। और आपको पता है कि पृथ्वी जो अपनी है पश्चिम से पूर्व की तरफ ये चक्कर लगाती है, अपना चक्कर ये लगाती है, या फिर सूर्य का चक्कर लगाने में जो 365 दिन लगाती है वहाँ तक कभी नहीं, सूर्य तक नहीं पहुँचना है। अभी हमें सिर्फ अक्षांश और देशांतर के विषय में जानना है। तो जो पृथ्वी है ना, तो अपनी पश्चिम से लेके पूर्व और चक्कर लगाती है। इसी तरीके से यहाँ जो अक्षांश रेखाएं हैं ये पश्चिम से पूर्व की तरफ खींचे गए हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये खींचे गए हैं। कितना समझ में आया कि नहीं? उम्मीद है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम देखो, यहाँ तक हमने कवर कर लिया इसको। अब हम देखते हैं इसी में कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है अर्थ है। अब अर्थ की इस बीच के लाइन को हमने देख लिया कि ये 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है? अक्षांश है।
लेकिन जहाँ हम इसके ऊपर वाले लाइन को खींचते हैं और इसके नीचे वाले लाइन को खींचते हैं तो इनको हम कहते हैं उत्तर के साइड में, उत्तरी गोलार्ध में। अब इन लाइन के खींचने की जरूरत क्या है ये भी आप समझना। ये है आपकी दक्षिणी गोलार्ध। अब इन लाइनों के खींचने की जरूरत क्या है ये समझना आप। जिस तरीके से हमने देखा कि इसको बीच से आधा आधा बांटती है अक्षांश, मतलब 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को आधे आध भाग में बांट देती है, एक कर देती है उत्तरी गोलार्ध, एक कर देती है दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरीके से जो हम ऊपर वाले लाइन को ये खींचे गए इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा इसे कहते हैं। इसका जो अक्षांश है नहीं है, इसका हम 2 नाम और रखते हैं। अब इसका नाम क्या है? एक है भूमध्य रेखा, एक है विषुवत रेखा। इसको इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो अब समझिए, अब इसकी कर्क रेखा और मकर रेखा, ये हम लोग इसके बारे में ज़्यादा क्यों जानते हैं, इसकी क्या महत्व है, जिस तरीके से हमने इस पे सारे अक्षांश वृत्त को खींचे हैं उनकी क्या महत्व बताता है, ये सारे क्या बताता है ये भी समझना है। तो हम जानते हैं क्या चीज़, जैसे मान लीजिए कि ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच के दूरी को हम लोग, इसके जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र है, इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं ये भी बताऊंगी आपको। अब एक बार अब समझना, जो सूर्य की किरणें होती है, सूर्य मान लीजिए एक सूर्य है, अब ये सूर्य की किरणें इन्हीं कर्क रेखा और मकर रेखा के इन बीच वाले जो जगह हैं इन पे इनकी लंबवत किरणें पड़ती है। ये लंबवत किरणें इनकी इसी के ऊपर पड़ती रहती है। कैसे? लंबवत किरणें इन्हीं के ऊपर पड़ती रहती है, इसलिए हमने इसको कर्क रेखा और मकर रेखा, उत्तर साइड में है कर्क रेखा और दक्षिण साइड में है मकर रेखा। ये है कितने डिग्री पे? ये है 23.5 डिग्री पे। कितने हैं? 23.5 डिग्री पे। यानी कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे है, और जो मकर रेखा पे है ये भी 23.5 डिग्री है, ये भी आता है आपका दक्षिणी गोलार्ध में। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं सारे चीज़? अगर मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, समझो अब क्या है। तो आपने देखा कि इसकी जो महत्व हमारी है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो हम महत्व करते हैं, यानी कि इसका ये महत्व होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें इस पे लंबवत पड़ती है। लंबवत का मतलब क्या होता है कि इस पे सीधे पड़ती है, और हर एक जगहों पे हर एक, अब उसके ऊपर वाले जो वृत्त हैं, अक्षांश वृत्त है, उस पे तिरछे पड़ती हैं। तो ये होता है मतलब 30 डिग्री के लगभग में ये क्या पड़ता है कि ये सीधे पड़ती है। 23.5 डिग्री यहाँ पे है ना, नॉर्थ और साउथ दोनों में। अब यहाँ पे देखो, इसके ऊपर वाले जो एक लाइन को खींचा जाता है, इसके ऊपर वाले लाइन को, और इस साइड के इसके नीचे वाले लाइन को, यानी कि दक्षिण साइड के नीचे वाले गोलार्ध में जो खींचा जाता है इसे, और ऊपर वाले जो खींचे जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में, इसे हम कहते हैं आर्कटिक। क्या कहते हैं? आर्कटिक। इसका ट्रिक आप लोग को समझ में आना चाहिए, आर्कटिक। और नीचे वाले को, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? इसको हम कहते हैं अंटार्कटिक। अंटार्कटिक बहुत बड़ा है, अंटार्कटिक यानी कि नीचे के साइड में ये अंटार्कटिक बहुत बड़ा है। इसका नाम इसलिए हम लोग कहते हैं भैया इसे नीचे रख दो भारी है, और इसको ऊपर रख दो ये हल्का है। आर्कटिक हल्का है इसलिए हमने इसको ऊपर, मतलब एक बात बता रही हूँ आपको, ये है 66.5 डिग्री पे, यानी कि 66 डिग्री पे। अब ये नीचे वाला भी 66 डिग्री पे ही है, 66/5, यानी इतने डिग्री पे है 0.5, यानी कि इतने डिग्री पे ये भी है। अब ये आपको इसमें समझना है, ये आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा आपका
इसमें समझना है कि जो इसके बीच वाले, अब मान लीजिए कि हमने सिर्फ इस कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, इसके बारे में हमने समझा। इसे हम आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं, इसे हम अंटार्कटिक वृत्त भी कहेंगे, क्योंकि जो हमने अक्षांश रेखा देखा है, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश देखा है, अब वही तो खींचते हम जा रहे हैं, तो अक्षांश वृत्त हम कहते हैं। लेकिन जिसका हमने नाम रख दिया वो हो गया हमारा चीज़ आर्कटिक वृत्त कह देंगे, अंटार्कटिक वृत्त कह देंगे। इस तरीके से मकर भी वृत्त कह सकते हैं, ये भी, मतलब इसका हम वृत्त नाम रख सकते, मतलब कहेंगे इसको। अब समझो, अब इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी तो आपने समझ लिया, अक्षांश और इसका, कि 111 किलोमीटर इसकी दूरी हो गई। अब इसको हमने आधा आधा बांटा था, लेकिन इसे हम कहते हैं, जो इसका जमीन होता है, क्षेत्र होता है, इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में हमने उष्णकटिबंध कहा, तो एक दक्षिणी गोलार्ध में भी हम उष्णकटिबंध ही कहेंगे, कटिबंध ही कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में अब जो कर्क रेखा को खींचा गया, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो जगह होता है, क्षेत्र होता है, उस वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे सूर्य की किरणें तेज़ी से पहुँचती है और इसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं। लेकिन कर्क रेखा के जो ऊपर वाला है क्षेत्र और मकर रेखा के जो नीचे वाला क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं शीतोष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, कटिबंध। ठीक है, इसे भी हम शीतोष्णकटिबंध ही कहेंगे, शीतोष्णकटिबंध ही कहेंगे। समझ में आया? इन दोनों का नाम हम एक ही लेंगे, क्योंकि हमने देखा कि पृथ्वी को आधे आधे भागों में बांट दिया गया है। पृथ्वी को आधे आधे भाग में बांटने वाला, यानी कि उत्तरीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, यानी 2 भागों में इसको बांटने वाला अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश ने बांट दिया। यहाँ पे अब जितनी भी लाइनें, यानी 90 लाइन इधर साइड में, उत्तर साइड में, और 90 लाइन दक्षिण साइड में, इनको हम देखेंगे कि अब इनका काम क्या क्या है, भाई खींचने का ज़रूरत क्या पड़ा। तो यहाँ पे हमें जल का विभाजन मिला है, जल विभाजन, इससे हमें होता है कि जल विभाजन। अब ये कर्क रेखा कितने राज्यों को काटती है, कितने देशों को काटती है, मकर रेखा कितने राज्यों को काटती है, कितने देशों को काटती है, ये सारे चीज़ यहाँ पे आपको इसी से मिल जाता है। अब हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा कर्क रेखा पे अगर जो राज्य है और जो मकर रेखा पे है, जो विषुवत रेखा पे है, इन पे कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी, वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, वहाँ पे सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा। जैसे कि अब मकर रेखा पे अगर मान लीजिए, कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, तो 21 जून को हो जाएगा। कब हो जाएगा? 21 जून को, 21 जून ये हो जाएगा मकर रेखा, कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन। इतने में पूछेगा कि कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, 21 जून हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछता है कि मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, 22 दिसंबर कर दीजिएगा, 22 दिसंबर। तो इस तरीके से इसको कह दीजिएगा, विषुवत वाले जो अक्षांश वाला है इसे कह दीजिएगा 22 दिसंबर, 22 मार्च, क्योंकि सूर्य जो है ना 4-4 महीने के बाद ये अप डाउन यहाँ पे करता रहता है। कुछ यहाँ पे दौड़ता, इनका दौड़ने घूमने का काम है, यहाँ पे लंबवत किरणें पड़ती है, यहाँ के लोग भी बहुत काले काले रहेंगे। इनकी कोई वो नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा गोरे रहेंगे। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ पे ज़्यादा धूप लगता है, वहाँ के लोग काले खूब ऐसे दिखते हैं। अब तो क्या सुंदर ही कहेंगे, कोई काला है चाहे गोरा है, सुंदर है। अब वो मतलब कि धूप में अगर आप ही खड़ा हो जाइए, पता चलेगा कि लो, आपकी अकल ही ठिकाने हो जाएगी कि अरे हमारा तो ये शरीर तो अच्छा है, बट मेरा हाथ हो जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे तो पूरा लग गया काला तावा। तावा देखे हो ना, तावा का करखा लग गया है। तो इस टाइप का मतलब यहाँ पे अपना जो भारत है ना, भारत इसी कर्क रेखा पे है। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है। गुजरात वाला रास्ता देख रहे हो ना,
राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, देख रहे हो ये सारे 8 राज्यों को क्या करती है, ये काट देती है। तो इस तरीके से इसे हम लोगों ने कवर कर लिया। इसमें समझ में अगर आया होगा तो अब देखिए एक चीज़ और, अब हमें इसके खींचने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, आर्कटिक और अंटार्कटिक की। हमें तो ये पता चल ही गया था कि ये शीतोष्ण होगा, यानी कि जहाँ तक सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंध। लेकिन जो इसके नीचे वाला है, अब इसको खींचने की ज़रूरत क्या पड़ी थी भैया, यहाँ शीतोष्णकटिबंध पड़ ही रहा था, तो अब हमें आर्कटिक और अंटार्कटिक की ज़रूरत क्या थी। तो यहाँ पे जो है इसे कहते हैं देखो, इसे कहते हैं उत्तरीय ध्रुव। इस जगहों को हम कहते हैं उत्तरीय ध्रुव, इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, सूर्य की किरणें यहाँ तक पहुँचती है, लेकिन यहाँ तक 6 महीने पहुँचती रह जाती है, यानी 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। कहाँ, इसी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है, दिन और 6 महीने का रात होता है। इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो पड़ती क्यों, अब इसको 6 महीने क्यों होता है। अगर सूर्य यहाँ से निकलता है तो पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, जब ये ऐसे करके चलती है तो इसके यहाँ पे 6 महीने दिन होने लगते हैं। आइए जो पीछा होता है चला जाता है, मान लीजिए झुकोगे तो ये किधर गया, तो ऐसे चला गया, मुंह इधर आ गया तो इधर ही बहुत तेज़ी से लगेगा। हाँ ठीक है, तो मतलब इधर बहुत तेज़ी से धूप लगने लगा। अब 6 महीने हम इसी में घूमते रह गए। 1 साल में तो पृथ्वी 1 साल 365 दिन में चक्कर लगा लेती है सूर्य का, तो अब 6 महीने बेचारा इसी में रहता है। जो उस पर रहेगा उसका पता नहीं चलेगा कि कब हम खाएं और कब सोएं और कब काम करें, उसको ये पता नहीं चलेगा। और जब पीछे वाला फिर आएगा उधर से उठ के, ये ऊपर घूमते हुए ऊपर जाएगा, जैसे उस साइड इसका मुंह हो जाएगा, इसका ये आएगा इधर, तो ये कहेगा वो हम भी आ गए, हम अंधेरे में 6 महीने क्या करेंगे, सोएंगे उसी में, 6 महीने सोते रहेंगे, कुंभकर्ण है। और ये वाला क्या करेगा, ये कहेगा कि लो हमें तो इसमें तपना पड़ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। कहाँ पे, ये ध्रुवों पे ऊपरी साइड उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ पोल ध्रुवी साइड में, और यहाँ पे साउथ पोल के तरफ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। कहते हैं लो हमारा तो जीवन यहाँ पे तमाम हो गया। अब देखो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन रात होते हैं। कर्क रेखा और जलवायु विभाजन का काम ये करती है। कौन सा, ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं क्या करती है, कर्क रेखा जो होती है ये जलवायु विभाजन का काम करती है, जल का विभाजन करती है, किधर से कहाँ से कैसे किस तरीके से करना है, ये इतना काम इसका है, ये करती रहती है। तो ये आपने अक्षांश रेखाओं के बारे में समझा। अब हम चलते हैं देशांतर रेखाओं पे। अक्षांश रेखाएं तो आपको समझ में पूरा आ गया होगा। अब जिसका हमें था इंतजार, अब देखो वो आ गया। अब उस अक्षांश के बारे में हम देशांतर के बारे में समझते हैं, क्योंकि इसका इंतजार तो सबका रहता है, हर घड़ी हर समय हर मिनट इसका इंतजार रहता है, कब टाइम आएगा हमारा कब टाइम आएगा, ये देखेगा। टाइम एक दिन सबका आता है, आज आए चाहे कल आए। अब देखते हैं किसके बारे में, देशांतर रेखाओं। ये है अपना अर्थ। अब अर्थ पे भी तो हमें देशांतर रेखाओं के विषय में जानना है। हमने देखा था कि ये है अपना 0 डिग्री अक्षांश, लेकिन जब ये हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, ये है हमारा देशांतर। इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। ये आके आर्कटिक महासागर में इन दोनों का यहाँ पे मिलन हो जाता है। दोनों का मिलन कितने दिनों बाद, यानी हो गया इन दोनों का मिलन। ठीक है, अब देखो हमें इसके बारे में पढ़ना नहीं है, इसलिए हम इसका उपयोग ज़्यादातर अब नहीं करेंगे। किसका करेंगे, हम सिर्फ देशांतर के विषय में जानेंगे। देशांतर से हमें समय निर्धारण का पता चलता है कि भारत में अभी बज रहे हैं, मान लीजिए अगर 12 बज रहा है या 1 बज रहा है, मतलब 12 बज रहा है। ये तो बताइए कि अब इसका लंदन में, इंग्लैंड में
टाइम क्या हो रहा होगा। अगर भारत में 1 बज रहा है तो इंग्लैंड में उसके ग्रीनविच जो होता है उस पे टाइमिंग क्या होती होगी। तो ये सारे यहाँ पे आपको अच्छे से एकदम समझना क्या है। इसको हम कहते हैं अर्थ, और अर्थ पे खींची हुई जो ये लंबी वाली लाइन है सीधे जो काटती है, हमने अक्षांश को देखा था कि पश्चिम से पूर्व के तरफ लाइन खींची गई है, लेकिन इसको हम देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी लाइनिंग खींची गई है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रधान मध्य रेखा भी कहते हैं इसे, ठीक है। और ये रेखा जो होती है ये 0 डिग्री देशांतर मान लीजिए, ठीक है, ये देशांतर पे है, इसे हम क्या कहते हैं, देशांतर। 0 डिग्री देशांतर ये क्या है, इंग्लैंड के ग्रीनविच नाम स्थान से होकर गुजरती है। यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड का ग्रीनविच है, वहां से होकर ये गुजरती है। ये जो लाइन है ये भी अपने अर्थ को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में, 2 भागों में। और कहती क्या है कि भाई आप हो जाओ पूरब साइड में और हम हो जाते हैं पश्चिम साइड में, लेकिन हम दोनों लोग आधा आध चीज को लेंगे, जो भी इसमें है आधे आध को लेंगे। तो इसमें क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। अब देशांतर रेखाओं को ये दोनों आधे आध बांट लेती हैं। जब ये आधा बांटती है तो इधर आ जाता है 180 लाइनिंग पूरब साइड में, और पश्चिम साइड में भी आ जाता है 180 लाइनिंग। अगर हम 180 को हमने अगर प्लस कर दिया, प्लस 180 को हमने प्लस कर दिया, तो इस पे पूरे होते हैं 360 लाइनिंग। देशांतर यानी 60 उसकी लाइनिंग होती है। इसे हम कहते हैं 360 डिग्री, क्योंकि हमने 0 डिग्री से हमने देखा था, और आगे बढ़ के पूरा यहाँ से यहाँ तक आइए तो इसे कह दीजिए कि 180 डिग्री, और यहाँ 0 से आप होते हुए यहाँ तक जाइए तो इसे कह दीजिए कि 180 डिग्री। यहाँ से आपने यहाँ तक तय कर लिया 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक आपने यहाँ पे तय कर लिया तो 180, यानी दोनों तरफ, मतलब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में 180 डिग्री, 180 डिग्री उसमें और 180 डिग्री इसमें, यानी दोनों क्या करती हैं, विभाजन कर लेती हैं। आपको पता है कि जो अपनी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो जो ये होगा इधर वाला, इधर अगर हम इसके लाइनिंग की बात करेंगे कि यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे घटता है या बढ़ता है। पश्चिम में टाइमिंग घटती है और पूर्व में टाइमिंग बढ़ती है। अब ये कैसे बढ़ती है ये भी समझेंगे, पूरा ध्यान से समझना। देखो, देशांतर में ऊपर का जो हिस्सा होता है वो गैप होता है, इसकी गैपिंग देखो कम होती है। कैसे, अब देखो जैसे ये है, ये सिर्फ 0 डिग्री के अनुसार ही इसको लाके इसी 0 डिग्री पे सारे बना के, जितने भी देशांतर हैं इनको बना के लाके यहीं पे खड़ा कर दिया जाता है। इनके लिए कोई अलग सा कोई बिंदु नहीं लगाया जाएगा, ये यहीं पे आके खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इनकी दूरी अगर आप देखते हो तो इनकी दूरी लगभग हो जाएगी 111 पॉइंट कितने हो जाएगी, लगभग मान लीजिए 31-32 ऐसे किलोमीटर इसकी हो जाती है, इसकी दूरी। लेकिन ये ऊपर के साइड यानी नॉर्थ के साइड जाते जाते इनकी दूरी क्या हो जाती है, दूरी में कमी हो जाती है। इनकी दूरी में क्या हो जाती है, ये दूरी इनकी कम हो जाती है। इसकी नॉर्थ और साउथ में जो इनके पोल पे पहुंचते हैं, जो ये बिंदु पे पहुंचते हैं, यहाँ पे इनकी दूरियां कम हो जाती है। अपने माइंड से आप लगा लीजिए, अपने माइंड से लगाइए। देखिए यहाँ तक ये गया तो इसकी दूरी, सबकी दूरी कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे चिपका हुआ आया है खींचते हुए, यहाँ आ गया
और इनकी दूरियां क्या है, ये बराबर होंगी, इक्वल होंगी, ये बराबर होंगी। इसमें दूरियों का घटना बढ़ना कुछ नहीं है, ये सिर्फ नीचे के साइड में आती है। अब हमें पता करना है कि जब हमें टाइम पता कैसे किस तरीके से करते हैं, इनको हम कहते हैं, जो टाइमिंग हम पता करते हैं GMT, ठीक है, GMT। अगर ग्रीनविच पे मान लीजिए कि 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच पे अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पे, मतलब पूर्वी साइड 15 डिग्री पे कितने बजेंगे। मान लीजिए 15 डिग्री है, पृथ्वी घूमी और 15 डिग्री चली, तो उस समय कितना बज रहा होगा, ये चीज़ हमें देखना है। ये 30 डिग्री पे कितना बजेगा, मतलब 45 डिग्री पे कितना बजेगा, 50 डिग्री पे कितने बजेंगे, मान लीजिए 50 नहीं 60 मान लीजिए, क्योंकि हमने 15 एक घंटे का हमने लगा रहे हैं। पहले ध्यान से समझिए, इसके बाद हम बताते हैं कि किस तरीके से क्या होगा। तो आपने अगर इसका टाइमिंग निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। आपको पता है कि पृथ्वी चक्कर अपना स्वयं लगाने में 24 घंटे लेती है। कितने, 24 घंटे लेती है पूरा। और यहाँ पे इसकी कितनी डिग्री है, 360 डिग्री है पूरा। कितने, 360 डिग्री है। तो आप क्या करोगे कि 360 में आप इसे पता इसका पहले निकालोगे कि ये कितने मिनट हुआ, ठीक है। अब ये अगर घूमती है पृथ्वी, तो पहले आप देखिए कि अगर हम 24 में भी लगा देते हैं या फिर हम कहेंगे कि 15 डिग्री में, तो अगर डिग्री पहले हम क्या करते हैं, पहले डिग्री के बारे में पता करते हैं, तो गुणा हम 4 से कर देते हैं। 4 से गुणा करेंगे, अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है कि इसका हमें पता चल जाएगा कि ये कितने डिग्री ये घूमी है। अब इसको कैसे लगाओगे, पहले अपने माइंड से पूरा अच्छे से समझो। देखो अभी आपको बता रही हूँ किस तरीके से। मान लीजिए कि पृथ्वी अपनी 360 डिग्री घूमती है, कितने घंटों में, 24 घंटे में। पृथ्वी अगर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो हम क्या करेंगे कि 24 से हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 15। तो ये क्या किया कि 60 मिनट में, यानी कि कितने, 60 मिनट में इसने 15 डिग्री घूम लिया। 60 मिनट में कितने डिग्री, 15 डिग्री घूम लिया। समझ में आया, 60 मिनट में कितने डिग्री, ये 60 मिनट में 15 डिग्री घूम ली। कितने, 15 डिग्री। तो 60 मिनट का कितना होता है, 60 मिनट का 1 घंटे होता है। तो 1 घंटे में ये कितने, 1 घंटा होता है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूम ली, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम ली। 1 घंटे में कितने डिग्री घूम ली, 15 डिग्री। अब इसे हम कहेंगे कि 15 डिग्री अगर ये घूम ली तो 4, अब हम क्या करेंगे कि 1 डिग्री का हम पता करेंगे कि 1 डिग्री इसको घूमने में कितना समय लगेगा। तो 1 डिग्री को घूमने में इसको 4 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट। इसको आप करिए 4 से डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसने कितने डिग्री इसने घूमा है। तो पृथ्वी क्या करती है कि 1 डिग्री तय करने में 1 डिग्री 4 मिनट का समय लगाती है। 1 डिग्री अगर ये घूमेगी पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व के साइड में अगर 1 डिग्री घूमेगी तो पूरे 4 मिनट लगाएगी। समझ में आया, कितने, 4 मिनट लगाएगी 1 डिग्री को घूमने में। अब मान लीजिए कि अगर ये पूरब के साइड में घूमती है, पूरब के साइड में, पृथ्वी पश्चिम से लेके पूर्व के साइड में घूमती है। अगर पृथ्वी 15 डिग्री घूमी तो अगर ग्रीनविच पे दिन के 12 बज रहे हैं तो यहाँ का समय 1 घंटे, मतलब कि यहाँ का समय बढ़ता है, पूरब के साइड का समय बढ़ता है। तो ये 15 डिग्री पे अगर, तो ये 1 घंटे यानी कि घूम ली। 15 डिग्री 1 घंटे में तय करी है। 15 डिग्री 1 घंटे में तय करी पृथ्वी। अगर ये पूछेगा दिन हो जाएगा, मान लीजिए कि PM हो जाएगा,
अगर पूछेगा कि अगर दिन के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे अगर दिन के 12 बज रहे हैं, तो अगर इसको 15 डिग्री पीछे के साइड पश्चिम साइड में घूमी तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? तो आप कहना कि 11 बज रहे होंगे। कितने? 11। समझ में आ रहा है? समझो फिर से दोबारा, इसको समझा देती हूँ आपको, पहले पूरा कवर कर लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि अपना अर्थ है और अर्थ यहाँ पे हमें GMT निकालना है, मतलब हमें ये बज रहे हैं आपके 12 बज रहे हैं, ये है आपका ग्रीनविच है। इस ग्रीनविच से ये 12 बज रहे हैं यहाँ पे, और इसको ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इससे देखते हैं, तो इसको मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाइए, इसको 1 डिग्री घूमने में, पूरब के साइड में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट लेगा। अब कहेगा कि 30 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा, तो मान लीजिए हमने एक और खींच दिया, 30 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा? अगर ये 12 बजे दिन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री अगर घूमेगी पृथ्वी, तो कितना समय ले रहा है? ये 2 घंटे का समय ले रहा है। इतना बात को ध्यान देना कि 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है। 1 घंटे में टोटल 15 डिग्री पृथ्वी घूम लेती है। 30 डिग्री घूमने में 2 घंटे लगा दी, 45 डिग्री घूमने में 3 घंटे लगा दी। ठीक है, तो यहाँ यानी कि 1 2 3, तो यहाँ पे 1 बजा 2 बजा 3, यानी 45 डिग्री पे 3 बज गया। अपना जो भारत है, भारत आपको पता है कि किधर साइड है? ये पूर्वी, नॉर्थ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी साइड में है। मान लीजिए कि ये क्या है? ये आपका ईस्ट है, ये क्या है? वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और सबको पता है कि पृथ्वी अपनी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है, तो ये पूर्वी, इधर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपना भारत है। और ये कितने डिग्री पे है? तो ये 82.5 डिग्री पे है। कितने? 82.5 डिग्री पे है। अगर ये 82.5 डिग्री पे है, तो यहाँ पे टाइम क्या हो रहा होगा? तो अगर इसमें आप क्या करोगे कि अगर इसको आप मिनट निकालोगे, तो इसका हो जाएगा आपको 330 डिग्री, 330 मिनट हो जाएगा। इसका घंटा निकालोगे तो 5.5 घंटा, यानी 5.30, यानी 5.5 घंटा। तो यानी कि अपना भारत जो है समय के अनुसार ये 5.5 घंटे आगे चलता रहता है, आगे चलता है। तो इसको आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? पूरा ये समझ में आया आपको? भारत का मानक समय जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, आपको समझ में आया? IST स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे? इंडियन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आपको समझ में आया? इसे कहा जाता है हमारा कि इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि भारत का मानक समय कहा जाता है। इंटरनेशनल लाइन क्या होता है? इंटरनेशनल लाइन भी आप समझ लीजिए क्या होता है। इसको अगर आप समझ लिए हैं तो अब इंटरनेशनल लाइन आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि यह अपना अर्थ है, और अर्थ पे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, मान लीजिए कि एशिया है, तो एशिया का कुछ भाग यहाँ तक गया है। यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, अलास्का यहाँ पे है, और अलास्का इस साइड में है। अब क्या करेगा कि अगर सीधे थोड़ा सा और इस साइड में है, कोई सा देश इस साइड में है, ऐसे करके, तो अगर हम इसको अगर सीधा लाइन खींचना चाहते हैं तो नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि अगर हम सीधे लाइन इसको खींचेंगे तो किसी का देश किसी में चला जाएगा, तो यहाँ कुछ टाइम होगा, यहाँ पे कुछ टाइम और समय होगा, तारीख होगा, यहाँ पे तारीख, डेट बताता है। तो इधर साइड में अगर जाओगे, मान लीजिए, समझने का कोशिश देखिए कैसे करना है आपको। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसे इस तरीके से खींचा गया है। मान लीजिए ऐसे करके इसका 4 बार लगभग मोड़ आया है, 4 बार इसको मोड़ा गया है, तब इसको सीधा कर दिया गया है। नहीं तो ये एशिया का भाग आ जाता है इसमें, और अलास्का जो है अमेरिका का, अलास्का उत्तरी अमेरिका का चला जाता भारत के साइड में।
क्योंकि इसका लाइनिंग इस तरीके से किया गया है। तो हमने देखा था कि जो देशांतर में हमने देखा था कि देशांतर का जो पूर्वी साइड है इसको जीएमटी अगर निकालने में, जीएमटी निकालने में इसके पूरब का साइड बढ़ता है, यानी घंटा इधर बढ़ता है, लेकिन इधर जो होता है इंटरनेशनल लाइन में पश्चिम के साइड ये क्या होता है, बढ़ता है और पूर्व के साइड में घटता है। जीएमटी के पूर्व में लाइन आगे होने लगती है और इंटरनेशनल डेट लाइन के पूर्व में एक पीछे होने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पीछे होने लगता है। तो ये था आपका अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर ये था। देशांतर ही आपके लिए बहुत मायने ये रखता है कि देशांतर को निकालने में लोग परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लेना कि ये है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। इसी 0 डिग्री देशांतर, अब इसकी लाइन हम बता दी हूँ 0 डिग्री देशांतर वाला, ये सिर्फ 0 से ही स्टार्ट होता है, यहीं से यहीं से लाइन हम यहीं से खींचेंगे, ना कि हम इसके लिए कोई, जैसे हमने बनाया था अक्षांश में, इसे क्या बनाया था 0 डिग्री अक्षांश, फिर हमने इसको बनाया, फिर हमने अक्षांश वृत्त इस तरीके से बनाया, हमने कर्क रेखा, मकर रेखा, लेकिन इसके यहाँ खींचा था। इसकी दोनों की डिस्टेंस एक होती है, इसकी दूरियां एक होती है, बढ़ती घटती नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जाके इसको बढ़ जा, उत्तरी ध्रुव में थोड़ा सा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे इसके जितने भी ये नॉर्थ, मतलब ये बीच में आएगा, अक्षांश पे आएगा, तो इसके सारे के सारे डिस्टेंस जो है इसमें बराबर होंगे, लेकिन ये यहाँ पे 0 पॉइंट हो जाएंगे इसका। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको समझा है। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे आप समझ लेना कि अगर 12 बज रहे हैं अगर रात को भी, तो यहाँ पे 15 डिग्री पे बज जाएगा 1, पूरब साइड में 15 डिग्री पे 1 बजेगा। अब आपको निकालना है तो 82.5 डिग्री का निकाल के दिखाओ एक बार। 82.5 डिग्री का अगर निकालते हो तो 5:30 बजेगा भारत में। हमारा क्या है ना कि 82.5 डिग्री पे, अब मान लीजिए कहाँ से ये आ जाता है आपका जो कौन सा है, नेपाल। नेपाल जो है, जो आपका बांग्लादेश है, इधर त्रिपुरा, ये सब लाइन जो खींचा गया ना 82.5 डिग्री वाले पे, जो इस साइड का नेपाल वाला, इधर साइड वाला नेपाल वाला है जो, ठीक है, इस पे लाइनिंग एक खींची गई है। मान लीजिए कि अपना भारत इस तरीके से बना रखी हूँ, अच्छा से भी नहीं बना है, सिर्फ बता रही हूँ आपको। तो जो लाइन है ना यहाँ पे 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री। यहाँ पे कितने बजेंगे, 5:30 बजेंगे। अब 5:30 आप बता ही दी हूँ कि क्यों बजेंगे, क्योंकि हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया था। हमने कहाँ से, हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया था और यहाँ तक जाते जाते यहाँ तक आ गया 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री पे अपना भारत है। तो ये 15 डिग्री पे हो जाता है 1 घंटे, 30 डिग्री पे हो जाएगा 2 घंटे, 30 पे मतलब कि 2 बज गया, 1 घंटे का गैप होता है। तो इस तरीके से 1 घंटे 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, इस तरह से बजते बजते यहाँ पे 5:30 बज जाएगा। तो आपको इंडियन टाइम, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, आपको इंटरनेशनल डेट लाइन, ये आपको पता चला कि नहीं चला? ये सारे आपको पता चल गया होगा। अक्षांश और देशांतर आपको कहीं अब भूलना नहीं है। अगर आप जब भी आप करना ना, तो मान लीजिए कि आप इतना सिर्फ करना कि 24 घंटे में, मान लीजिए 24 घंटे में अपना भारत क्या, अपना अर्थ क्या करता है कि 24 घंटे में 1 चक्कर लगा लेता है और इसको घूमने में 360 डिग्री में ये तय कर लेता है, अपने अर्थ को पूरा 360 डिग्री में घूम लेता है। तो अब 24 में क्या करिए आप लोग, इसमें यहाँ से 24 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जितना इधर निकल के आता है। आप लोग मैथ में आपका ज़्यादा माइंड होगा तो मैथ आप लगाइए और यहाँ पे समझिए जितना आता है। मान लीजिए तो हमने आपको पहले दिमाग दे दिया, बता दिया कि इसको 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे लगता है, यानी 60 मिनट लगता है इसको 15, लेकिन इसको अगर 1 डिग्री घूमेगी तो इसको 4 ही मिनट लगेगा, 4 मिनट। तो अब आप किस तरीके, 15 चौके 60, 15 चौके क्या होता है 60, 1 डिग्री घूमने में कितना लगा दी, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। अब 15 चौके 60 यानी कि 60 मिनट में 1 घंटे पूरा ये तय कर ली। तो इस तरीके से आप लोग इसे पूरा निकाल लेना। इधर का जो लिखा गया था ना, ये मैं सोची थी कि आपको ये सारे कवर करा दूंगी, वही चीज़ है, लेकिन
सारा चीज़ ऐसे ही बता दी, वही चीज़ लिखा गया है कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। कर्क रेखा जलवायु विभाजन का काम करती है। अक्षांश वृत्त की दूरी बराबर लेकिन ध्रुवों पर बढ़ जाती है। अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई है। ये सारे तो बता ही दी हूँ। आपके अगर माइंड में अगर पूरा याद होगा ना, तो आप अपने अर्थ बनाइए और अर्थ से आप लोग पूरा निकाल लीजिए, कवर कर लीजिए, ना कि आपको ज़्यादा लिखावट पे ना ध्यान दीजिए, ज़्यादातर अपने फोकस करिए मैप पे और मैप पूरा आप समझ लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से अब आपको वर्ल्ड ज्ञान में भी बताऊंगी। वर्ल्ड ज्ञान एक चैनल है, उसमें भी बताऊंगी कि क्या किस तरीके से किया जाता है। आप लोग को समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।